नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में बिलासपुर से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंकित ठकराल, जो यूनिटी अस्पताल में बिलासपुर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अंकित, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर अंकित हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर अंकित, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रदेश की बात की जाए, लगातार इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मरीजों के, और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोरोना मरीजों में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जा रहा है जो रिकवर्ड हो चुके हैं। तो ब्लैक फंगस क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। ये एक लेट कॉम्प्लिकेशन है कोविड-19 का। ये उनमें देखा जाता है जो डायबिटिक है और जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहा कोरोना के समय पे। जब आप कोविड-19 का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस समय आप स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड और खून पतला करना, लो मोलेकुलर वेट के कारण, वो एक दवाई है कोरोना के लिए। पर जब हम स्टेरॉइड का उपयोग काफी समय तक करते हैं डायबिटिक पेशेंट पे, तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस डायबिटिक पेशेंट पे काफी ज्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए ब्लैक फंगस, जैसा आपने कहा कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से या फिर जब ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है उसके कारण ये कॉम्प्लिकेशन है जो कोरोना मरीजों में होता है। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या माने, शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है जिसके चलते ब्लैक फंगस शरीर में बढ़ता है, और किन अंगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है? बेसिकली ये इन्वॉल्व जो करता है नोज, मैक्सिलरी साइनस पे, और ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी है इसका, आंखों में इन्वॉल्व होता है। और जब ये आंखों को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसके बाद ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी होता है। मैंने अभी कुछ दिनों में एक पेशेंट देखा जिसके स्किन इन्वॉल्वमेंट भी है, स्किन लीजन भी था उसको। तो ये म्यूकरमाइकोसिस कैन इन्वॉल्व मैक्सिलरी साइनस, नोज, नाक में, आंख में, ब्रेन में, और इवन स्किन भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इसमें जो आपको एहतियात बरतनी है कि इनिशियली जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स जो है सर दर्द होना, आंखों से आंसू आना, पानी आना, नाक से पानी आना, काफी काफी तेज सर दर्द होना। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए इसके सिम्टम्स, आपने बताया कि सर दर्द बहुत ज़्यादा होना, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि मरीजों की आंख में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए। कुछ मरीजों की तो आंखों का ऑपरेशन हुआ, उनकी आंख तक को बाहर निकालना पड़ा क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन्फेक्शन की इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ती है, ये जानना चाहेंगे। देखिए मैडम, इनिशियली मैंने पहले से समझाया। देखिए जो कोरोना वायरस होता है, इट जो अफेक्ट करता है वो स्टार्ट करता है नाक से। ठीक है, इसलिए आप जब जांच भी कराते थे तो रैपिड टेस्ट आरटीपीसीआर जो करते हैं नाक और गले से करते हैं। तो जो वायरस है वो फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट ही हो जाता है आपकी नाक पे, साइनस पे जाके जम जाता है। आप जब डायबिटिक है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ये अपना ग्रोथ करना चालू कर देता है। और इसकी फेवरेबल क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, और अभी का समय जो है वो भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। सेकेंड चीज, जब हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं हम, ऑक्सीजन जब धरते हैं तो नाक जो है ह्यूमिडिफाई हो जाती है। उसका फंगस को ग्रोथ करने के लिए क्लाइमेट जो होती है फेवरेबल हो जाती है, और बेसिकली मैक्सिलरी साइनस पे इन्वॉल्व करती है, और धीरे धीरे वो नाक पे आती है और लैक्रिमल डक्ट को इन्वॉल्व करते हुए आंखों में चली जाती है। इसीलिए जब बीमारी काफी ज्यादा आंख तक बढ़ जाती है तो हमें आंख भी निकालनी पड़ती है। जी डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए इम्यूनिटी की, तो जब से कोरोना काल आया है, जब से कोविड बीमारी आई, उसके बाद से इम्यूनिटी पे लोगों ने जोर देना शुरू किया। खास करके इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई जाए, और कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी हो, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको जल्दी अपने घेरे में लेती है। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन किस तरह से इम्यूनिटी से कनेक्टेड है? बिल्कुल, नो डाउट, आपका सवाल बिल्कुल इसमें सही है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों पे ही दिखता है, जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है। अब सिंस आप डायबिटिक हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो पहले से ही कमजोर है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण से ही इस फंगस ग्रोथ हो रही है वहां पर। जी डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं वो आप बता चुके हैं। अब इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है हर मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती होगी, हर अलग अलग लेवल पर इसका इलाज संभव होगा। तो किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? देखिए मैडम, हर बीमारी में एक ही चीज कहा जाता है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आप इनिशियल डेज पे आते हैं और जो मास अगर नेजल पे कैविटी पे ही है, नाक पे ही और मैक्सिलरी साइनस पे है,
तो आप उस मास्क को एक्सरसाइज कर सकते हैं इजीली, यानी निकाल सकते हैं सर्जिकली। और लंबे समय तक इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी, उसका उपयोग किया, ये एंटी फंगल ड्रग है, इसका उपयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब पेशेंट आता है तो उसको देखते हैं, देखने के बाद एमआरआई करके जज करते हैं, एमआरआई ऑर्बिट, ब्रेन एज वेल एज पीएनएस। उसकी जांच करने के बाद हमको ये समझ आता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अगर ये इनिशियल डेज पे ही है तो हम प्लान कर सकते हैं इसको सिर्फ दवाइयों से। बट अगर ये बोनी इरोजन यानी बोन को इन्वॉल्व कर लिया है और काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो हमें सर्जिकली उसको रिमूव करना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, एक बात और सामने आई थी कि अगर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन किसी को होता है तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इसलिए भी होता है क्योंकि उनको कोरोना हो चुका है, वो रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऐसे भी मरीज सामने क्या आ सकते हैं, उन मरीजों में भी हो सकता है जिनमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पाया जा रहा है लेकिन वो कोरोना उनको नहीं हुआ या वो कोरोना से रिकवर नहीं हुए, ऐसे भी कुछ मरीज? मैडम, मैंने इससे पहले भी, आज से 3-4 साल पहले भी, 2-3 साल पहले भी काफी केस ऑपरेट किए हैं जो डायबिटिक थे, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, डायबिटिक थे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, तो उसको भी हमने ऑपरेशन किया ही किया। उनमें भी फंगल इन्फेक्शन डेवलप हुआ था और ब्लैक फंगस था, वो भी म्यूकर माइकोसिस था। ये इसलिए पाया जा रहा है कि अब कोविड पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसको स्टेरॉइड दिया, डायबिटिक अनकंट्रोल रही, तो उसके कारण से ये फेवरेबल होते जा रहा है, इसलिए इसकी मात्रा काफी ज्यादा देखी जा रही है। जी डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए म्यूकर माइकोसिस इसको बोला जाता है, लेकिन इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया क्योंकि स्किन पर जो सिम्टम्स की बात की जाए, कई लोगों के स्किन पर या आंखों के पास काले धब्बे देखने को मिले, तो क्या इसका नाम ब्लैक फंगस इसीलिए पड़ा? हेलो जी डॉक्टर ब्लैक अंकित, आप सुन फंगस इसका नाम इससे पड़ा है मैडम कि जब पैथोलॉजिकली हम इसको देखते हैं या क्लिनिकली जब हम इसको देखते हैं तो एस्परजिलस नाइगर जो एक फंगस होता है, उसका अपीयरेंस ब्लैक कलर का होता है। जी आपने बोला व्हाइट फंगस भी ये सुना होगा, तो कैनेडा अल्बिकन्स स्पीशीज जो होती है, तो फंगस की स्पीशीज होती है, तो कैनेडा अल्बिकन्स ऑलवेज प्रेजेंट एज अ व्हाइट अपीयरेंस, बट ब्लैक अपीयरेंस जो होता है वो एस्परजिलस नाइगर का होता है। तो वो स्पीशीज के कलर हैं डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए ब्लैक फंगस के मरीज भी सामने आए और हमने सोचा कि कोविड के कारण ये फंगस एक बार फिर आया और एक साइड इफेक्ट के तौर पे कोविड मरीजों में पाया गया। फिर वाइट फंगस की ओर हम बढ़ते हैं, वाइट फंगस के मरीजों की पुष्टि हुई और ये बात भी सामने आई कि वाइट फंगस उनमें ज़रूरी नहीं है उन्हीं मरीजों में हो जिनको कोविड हुआ है। ब्लैक फंगस को लेकर भी आपने ये भ्रांति दूर करी, तो वाइट फंगस कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये ब्लैक फंगस से कितना अलग है? मैडम सिम्टम्स ऑलमोस्ट विल बी द सेम। नाक बंद होना, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहना, नाक से पानी आना, राइनाइटिस होना, नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी होना, आंखों में धुंधलापन होना, आंखों में डबल डबल विजन होना, कभी कभार किसी की दृष्टि भी चली जाती है क्योंकि जब इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो जाता है, हेडेक, सीवियर हेडेक होना, क्योंकि जब मैक्सली साइनस को इन्वॉल्व करता है फंगस तो आपको हेडेक होता ही होता है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए या वाइट फंगस की, इन फंगस का क्या पूर्वानुमान हो जाता है, किस तरह से हम पता कर सकते हैं? क्योंकि शुगर लेवल के फ्लक्चुएशंस आपने कहा और इम्यूनिटी पर भी आपने बात कही। कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो शुगर लेवल जो आपकी बॉडी में होता है वो फ्लक्चुएट होता है। ये बात सही है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ताकि हमें ऐसे इन्फेक्शंस ना हो? देखिए, आपको कोरोना से लड़ना है तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, पहली चीज तो फॉरमोस्ट है। आदमी हिम्मत हारेगा तो सब कुछ हार जाएगा। तो हर इंसान को समझना पड़ेगा कि ठीक है, आपको कोविड हुआ है, आप उसमें पैनिक नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस नहीं ले सकते। अगर आज अच्छा न्यूज मीडियम के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ डेथ के नंबर्स ना देखें। हम लोग आदमी, हर इंसान ये देखता है कि इससे डेथ हो रही है। डेथ तो बहुत सारी बीमारियों से होती है, हार्ट अटैक से भी बीमारी होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी होते हैं। आदमी इतना पैनिक और डर चुका है इस चीजों से कि उसको लगता है कि कोविड हुआ है तो मेरी मृत्यु ही होगी। तो इंसान को ये बात समझना पड़ेगा कि नहीं, आप इनिशियली जल्दी आएंगे, आपका डायग्नोसिस होगा, आपका ट्रीटमेंट होगा, आप जरूर कोरोना से जीत सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए टेस्टिंग की, किस तरह से टेस्ट होता है? क्या ब्लैक फंगस या वाइट फंगस के मरीजों का कोई टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि इन्फेक्शन की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है? या आपके अस्पताल की बात की जाए, यूनिटी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर किस तरह से मरीजों का पता लगाया जाता है कि उनको ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, या फिर उनके अंदर कोरोना के ही कुछ सिम्टम्स हैं? एब्सोल्युटली मैडम, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है और अगर उसको सिम्टम्स रहते हैं तो हम सबसे पहले उसका सीटी स्कैन करके देखते हैं। सीटी स्कैन करने के बाद हम एंडोस्कोपिकली नाक के रास्ते ही जाके देखते हैं, एंडोस्कोप डाल के। अगर वहां पे कोई अपीयरेंस दिखता है तो एक पीस को या चंक को निकाल के हम उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। हमारा पैथोलॉजिस्ट उसे बताता है कि हाँ सर, इस पे ब्लैक फंगस के अपीयरेंस है, ये म्यूकोरमाइकोसिस प्रेजेंट है, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस ही है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए कि संक्रमण सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप को होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर किस एज ग्रुप को है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो अभी जितने भी पेशेंट देखे वो हर एज ग्रुप के हैं। इट हैज अफेक्टेड 30-35 इयर्स ऑफ एज। दूसरा पेशेंट जो देखा, ही इज आल्सो 70-75 इयर्स के। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैडम कि किसी सर्टेन एज ग्रुप को डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है और उस पर अच्छा खासा स्टेरॉइड का उपयोग किया है तो ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, एक बात और सामने आई थी, शायद मैं भूल रही हूँ, हरियाणा से ही कोई एक केस सामने आया था, गाजियाबाद से एक केस सामने आया था जहाँ पर येलो फंगस की पुष्टि हुई थी 35 साल के एक युवक में। क्या येलो फंगस भी इसी से जुड़ा हुआ है, ब्लैक या वाइट फंगस से जुड़ा है, या येलो फंगस में कुछ और लक्षण देखने को मिलते हैं? येलो फंगस इट अफेक्ट इंटेस्टाइन में, जो पेट में आंत होती है, येलो फंगस हैज अफेक्टेड। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में वो पेशेंट था, उसको पेट में दर्द था, तो जब डॉक्टर ने उसको ओपन किया तो इट केम आउट टू बी अ येलो फंगस इन दैट। इंटेस्टाइन इन्वॉल्व किया था उसको। तो इट इज आल्सो रिलेटेड टू कोविड-19। ओके, तो येलो फंगस इन्फेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंकित, तो क्या कुछ लक्षण हैं, किस तरह से लोग सावधानी बरतें कि उन्हें येलो फंगस का खतरा तो नहीं है? देखिए, अब मैं तो तीनों फंगस के लिए एक ही चीज बोलूंगा कि आपको जैसे ही आप इनिशियल सिम्टम्स लगते हैं, चेहरे से भी, यानी अगर हेडेक है, यानी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको इवैल्यूएट कराना बहुत जरूरी है। जरूरी अपने डॉक्टर के पास पहुंचे और जितना जल्दी आप इसकी जांच करा सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए जिन मरीजों में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस की पुष्टि हुई, कई मरीजों में पाया गया कि उनके दांतों में भी प्रॉब्लम हुई या हड्डियों में भी गलने की प्रॉब्लम हुई। क्या ये बात सही है कि या फिर ये एक मिथ ही माने हम? नहीं, बिल्कुल सही है। इट 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 इरोड्स द बोन आल्सो, यानी वो बोन को भी काट लेती है। फंगस जब इन्वॉल्व करता है, देखिए मैडम, इससे मैंने बोला जब सबसे पहले अपीयरेंस होता है वो साइनस पे होता है। साइनस कैविटी को वो ब्रेक करती है, यानी वो बोन को खराब करते हैं। बोन को खराब करते हुए नाक पे जाती है, फिर आंख पे जाती है, और आंख को इरोड करते हुए ब्रेन पे जाती है। कम कम कभी कभार ये पैलेट को भी इन्वॉल्व करती है, यानी हार्ट पैलेट को भी इन्वॉल्व कर सकती है, गम्स पे भी जाता है। तो ये बोनी इरोजन तो है इस बीमारी में। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए ब्लैक फंगस वाइट फंगस इन्फेक्शन की, तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले चुका है और उनके अंदर अगर डायबिटीज़ उनकी डिस्टर्ब होती है या शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो क्या वैक्सीन का कोई असर शरीर पे पड़ सकता है? क्योंकि कई लोगों में ये भ्रांति है कि हमने वैक्सीन लगवाई उसके बाद हमें इन्फेक्शंस हुए, तो ये बात कितनी सही है? मैडम, वैक्सीन के बाद भी प्रोटेक्शन तो लेना जरूरी है। वैक्सीन लगा दिया उसके बाद आप विदाउट प्रोटेक्शन रहेंगे, यानी विदाउट मास्क, तो आपको कोविड होने के चांसेस हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपको कोविड, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं ही हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान तो रखना है कि वैक्सीनेटेड हैं आप, आपको साथ ही साथ में प्रोटेक्टेड भी रहना है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अब बात की जाए वैक्सीन्स की, तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर बात की जाए स्पुतनिक वी जो रशिया की वैक्सीन है, या फिर हम अमेरिकी वैक्सीन जो है फाइजर उसकी बात की जाए, जब कोवैक्सीन कोविशील्ड की बात आती है तो लोगों को काफ़ी भ्रम है वैक्सीन्स को लेकर, जबकि स्वदेशी वैक्सीन्स मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव हैं। किस तरह से कन्फ्यूजन आप दूर करेंगे जितने भी मरीज या जितने भी लोग अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? मैं खुद कोविशील्ड की डबल डोज है और उसके बाद मैंने पूरा प्रोटेक्शन लिया, एंड आई हैव सीन मोर देन 5000 कोविड पेशेंट जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है जी। और मेरे स्टाफ है जिनमें 110-120 स्टाफ है जिनके सबको डबल दोनों डोज कोविशील्ड का लगा है। मेरे एक भी स्टाफ को भी नहीं, या मुझको भी आज तक
कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कोविशील्ड लगाने के बाद अपनी प्रोटेक्शन को भी बराबर रखा। जी। तो वैक्सीन तो हमें खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान में साइंटिस्ट ने इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। दोनों वैक्सीन बहुत असरदार है, बहुत अच्छी वैक्सीन। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, ये बात तो आपने सही कही कि जो दोनों स्वदेशी वैक्सीन्स हैं हमारी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये बहुत इफेक्टिव हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन्स लगवाएं, यही हम सलाह देते हैं लोगों को और यही हम लोग का कहना है। डॉक्टर अंकित, अगर बात करें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की, जब ऑक्सीजन लेवल अचानक से मरीजों में गिरना शुरू हुआ तो लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर कैसे एक हेल्दी पर्सन में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इतना गिर जाता है कि 2 दिन में वो वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है। क्या रीज़न उसके पीछे हो सकता है? देखिए मैडम, इनिशियली जब सिम्टम्स आते हैं तो वायरस अटैक करना अपना चालू कर देता है, और ये जब 7th-8th डे पे हमारे यहाँ अधिकतर लोग क्या करते हैं, अगर फीवर आया तो खुद से ही दवाई पैरासिटामोल लेके अपने फीवर को सबसाइड करते हैं। मैंने आपको उसी स्टार्टिंग में ही बोला कि जितना जल्दी डायग्नोसिस कर सके इतना जल्दी ट्रीटमेंट रहता अच्छा रहता है। आपने 5-7 डेज तक फीवर को कंट्रोल करते रहा घर पे, आपने पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब से चेक करता रहा, आपको धीरे धीरे वो लंग्स पे इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया। कोरोना का जो वायरस है उसने इट हैज अफेक्टेड द लंग्स आल्सो नाउ। जब लंग्स को इन्फेक्ट कर लिया है तो धीरे धीरे आपका सैचुरेशन, आप डिसैचुरेट होते रहेंगे, और सिर्फ जब लोअर लोब लंग्स का निचले का हिस्सा इन्वॉल्व होता है तो वो काफी ज्यादा डिसैचुरेट होता है, और उसको हमको सैचुरेट करने के लिए हमको वेंटिलेटर पे ही मरीज को रखना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की, हमने बात करी किस तरह से वो कम होता है और उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिन मरीजों में पहले से या उनको वो एस्थमेटिक हैं या फिर उनको पहले टाइफाइड हो चुका है, क्या उनके लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है? क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन जो लेवल है SpO2 उनमें ज़्यादा कम होने को देखने को मिला है? आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे। बहुत सही बात बोला आपने। जो मरीज पहले से लंग्स के पेशेंट है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है जिनको, जी। COPD है, तो उनका तो पहले से ही लंग्स कंपनसेटेड है, तो वो उनका सैचुरेशन कोरोना के कारण से और कम हो सकता है, और बिल्कुल होता है। हमने पेशेंट देखे हैं जो COPD के पेशेंट थे और साथ ही साथ में COVID-19 के हैं, तो उनको डिसैचुरेट होने में समय नहीं लगा। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, अगर बात की जाए उन मरीजों की जिन्हें अभी कोरोना नहीं हुआ है लेकिन डायबिटिक के हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, किस तरह से अपना ध्यान रखें इस कोरोना काल में, क्योंकि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डायबिटिक मरीजों को घेर रहा है। देखिए, डायबिटीज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। उसके लिए तो अब मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से डायबिटीज के लिए रेगुलर बेसिस पे इलाज कराते रहिए। अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, जो डायबिटीज स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको प्लीज फ्रिक्वेंटली उनसे अपनी चेकअप कराते रहें और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते रहिए। डाइटरी कंट्रोल भी कर सकते हैं आप दवाइयों के साथ में, अपने अपने खाने के भी कंट्रोल करके, आप एक्सरसाइज करके भी। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा ब्लड शुगर शुड बी कंट्रोल। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, और अगर बात की जाए उन मरीजों की जिनमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से मौजूद हैं, वो किस तरह से इस समय अपना ख्याल रखें? क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? आप स्टीम लेते रहे, भाप लेते रहिए। सबसे मेन चीज जो है, आप जितना स्टीम लेंगे उतना अच्छा है। आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए, स्टीम लेते रहिए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी, जिंक का सेवन करें, और जितनी भी हैबिट्स, बैड हैबिट्स, उसका इस समय पे अभी अवॉइड करें। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, एक और बात सामने आई थी जब कोरोना के पेशेंट सामने आए, उन्होंने रिकवरी ली, कुछ रिकवर्ड हुए, कुछ पेशेंट्स अभी भी कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट सामने आया, वो था स्ट्रेस। किस तरह से स्ट्रेस ने उनकी तबीयत को और बिगाड़ा, और कोरोना के जो रिकवर्ड मरीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिला। क्या कुछ टिप्स आप देने चाहेंगे, क्योंकि आपने कई मरीजों के आप सामने आए होंगे, आपने कई मरीजों का इलाज किया है, तो स्ट्रेस किस तरह से दूर भगाया जाए और कोरोना पेशेंट्स में इस डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाए? देखिए, लाइफ में हमेशा आदमी को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। स्ट्रेस से आप कभी नहीं जीत सकते हैं। मन का हारा सब कुछ हारा है। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो आप सब कुछ हार सकते हैं।
तो अगर आपको हमेशा सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, और देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड वो आप अपने अंदर पे ही जगा सकते हैं कि मुझे इस लड़ाई से लड़ना है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आपको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, एक बात और आपसे, क्योंकि समय की कमी है, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में है, हम कोरोना से रिकवर्ड हो चुके हैं, लेकिन अगर फंगस के इन्फेक्शन, जो फंगस इन्फेक्शन है उसके लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सेम चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप होम आइसोलेटेड हैं, आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, आपको आंखों से आंसू आ रहे हैं, नाक से पानी आ रहा है, आप नीरज अपने ईएनटी कंसल्टेंट को कंसल्ट करिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, आंखों के डॉक्टर को दिखाइए। इफ नीडेड, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो चुका है तो यू हैव टू कंसल्ट योर न्यूरो सर्जन ऑल्सो। डॉक्टर अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने ब्लैक फंगस से जुड़ी इतनी सारी जानकारी दी। साथ ही आपने हमारे दर्शकों को बहुत सी ऐसी सलाह दी जो उनको काम आएंगी, क्योंकि जिस तरह से पैनिक सिचुएशन कोरोना को लेकर क्रिएट हुई थी, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के आने से ये डबल हो गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।